वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मेरा नाम अदिति है और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लॉजिकल रीजनिंग। आप सभी लोगों ने जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद में मुझे कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे डिकोड करना चाहिए, तो वो लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर निकल के आया है और उसी को लेकर आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई हूँ। एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, सो आइए देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं और ओवरऑल कैसे मैं एक ओवरव्यू के थ्रू आप लोगों को समझा सकती हूँ कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे उसे अप्रोच करना चाहिए। ये सारी कहानी आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आप सभी लोगों की मदद से हम लोग बहुत जल्दी अभी ग्रो कर रहे हैं, तो इस फैमिली को आप सभी लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव बना रही हूँ और ऐसे है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है, तो जरूर इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताते रहिएगा फीडबैक अपना कि आप क्या चाहते हैं कि हम और क्या करें और क्या यहाँ पर आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑलरेडी डिकोडिंग मैंने किया है, तो वो सभी आप देख लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट पे आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूँ लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है दिस वर्ड लॉजिकल एंड रीजनिंग एक्चुअली में इसका मतलब होता क्या है। देखिए, लॉजिकल वर्ड निकल के आया है लॉजिक से और रीजनिंग हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं या करते आ रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि रीजनिंग ऐसी चीज है जो किसी को सिखाई नहीं जा सकती। बट स्टिल आप लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग सुना होगा, जो कि आप लोगों के पेपर 1 का एक और यूनिट भी है। और मैथमेटिकल रीजनिंग में आप लोगों ने नंबर सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस किए होंगे, आपने बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस किए होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस किए होंगे। बट जो बचपन से आप लोग रीजनिंग सॉल्व करते आ रहे हो, जो नॉर्मली आप लोगों का मतलब होता है कि आईक्यू लगा के लॉजिक लगा के कोई सॉल्व करने का क्वेश्चन, जो वो रीजनिंग आप समझते आ रहे हो, वो एक्चुअल रीजनिंग नहीं है। एक्चुअल रीजनिंग है लॉजिकल रीजनिंग, जो लॉजिक्स पर डिपेंड करती है। अब ये लॉजिक का मतलब क्या है? देखिए, एक रीजनिंग है जो रीजन पर चलती है और एक लॉजिकल रीजनिंग है जो लॉजिक्स पर चलती है। मुझे पता है कि थोड़े कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, बट उम्मीद करूंगी कि क्लास के एंड से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज समझिए आप कि लॉजिकल रीजनिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है लॉजिक और एक है आप लोगों का रीजनिंग, राइट। और लॉजिक क्या होता है और लॉजिक कैसे अलग होता है रीजन से, अगर हमको ये समझ में आ जाए तो आसानी से समझ सकते हैं कि ये होता क्या है। अब सबसे पहली बात, ये एक ऐसे टाइप की रीजनिंग है जो बहुत ही रेयर है। रेयर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यूजुअली हम सभी लोग पढ़ते नहीं है बचपन से, जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक नॉर्मल रीजनिंग पढ़ते आ रहे हैं जिसको हम मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं। बट यहाँ पर जो यूनिट आप लोगों की लॉजिकल रीजनिंग है, ये काफी कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स के लिए हो जाती है। तो आइए थोड़ा आसान करके समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो सबसे पहली बात, तो जो लॉजिकल रीजनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल पे बेस्ड नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर बेस्ड नहीं है। मैथमेटिकल के साथ साथ एनालिटिकल पार्ट को भी यहाँ पर यूज करती है और साथ ही साथ आप ये सारे एनालिटिकल पार्ट्स को इंप्लीमेंट करके सिस्टमैटिक अप्रोच से क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर सारी कहानी निकल के आती है दो चीजों के डिफरेंस से, विच इज लॉजिक एंड रीजन। देखिए, दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है जो हम लोगों को लगता है एक जैसा। जो आप लोगों का लॉजिक होता है वो होता है किसी भी चीज का सिस्टमैटिक स्टडी, और ये जो सिस्टमैटिक स्टडी है ये हम लोग करते हैं आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में, जो कि आप सभी लोगों ने देखा है कि आप लोगों का जो यूनिट है उसमें एक टॉपिक भी है, यानी एक चैप्टर भी है। सो बेसिकली जो आप लोगों का लॉजिक है उसका मतलब है सिस्टमैटिक स्टडी करना किसी भी चीज की इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। वेयर है जो आप लोगों का रीजन है वो एक्चुअली में जो भी लॉजिक आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है। यानी कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है? फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट के अंदर बदल देना किसी भी एक क्वेश्चन को या किसी भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, उसे एक फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट में बदल देना और फिर उसके ऊपर रीजन अप्लाई करना। सो ये मिला के आप लोगों का बनता है लॉजिकल रीजनिंग। वेयर इज रीजन मतलब क्या होता है? जो भी आप लोगों का लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ समझिए, कुछ अंडरस्टैंड करिए और फाइनली उसे अप्लाई कर दीजिए। नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जी, यहां पर ये फिगर मैं आपको दिखा रही हूं। जब तक इसे रोटेट नहीं किया गया था, इस फिगर में हम लोगों को लग रहा था कि ये पॉइंटेड एरो है जो कि इस तरफ पॉइंट कर रहा है। बट अगर आप लोग इसे देखो तो ये एक्चुअली रिवर्सिबल है, यानी कि ये इस तरफ से भी वही पॉइंट कर रहा है और इस तरफ से भी वही पॉइंट कर रहा है। मतलब नजर का फेर है, देखने का फेर है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर दो ऑरेंजेस है,
अभी आप देखिए 2 ऑरेंजेस नहीं है, सिर्फ एक ही ऑरेंज है और एक है ऑरेंज का पिक्चर, यानी कि ये इमेज 3D है। यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमें दिखता है और जो हम अप्लाई करते हैं या जो एक्चुअल लॉजिक होता है उसमें डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस जो है वो लॉजिकल रीजनिंग डिफाइन करती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस लॉजिक को हम कैसे समझ सकते हैं वो हमें डिफाइन करती है, वो सिस्टमैटिक अप्रोच हमको डिफाइन करती है लॉजिकल रीजनिंग। देखिए जी, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इसमें रीजन जो है वो एक पर्सनल ओपिनियन होता है। जैसा मैंने कहा, हम किसी भी चीज को कैसे देखते हैं, उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे उसे हम लोग जज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज रीजन। वेयर एज जो आप लोगों का लॉजिक है वो एक्चुअली है क्या, वो आपका एक्चुअल साइंस है। जैसे कि इसका लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक इसका ये है कि मैम ये 3D पिक्चर है जिसके अंदर ये जो है ये 3D ऑरेंज है और ये एक्चुअल ऑरेंज है। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि 2 ऑरेंजेस रखे, एक ही ऑरेंज है, एक ही पिक्चर रखी हुई है। सो होपफुली समझ में आया होगा कि लॉजिक में और रीजन में डिफरेंस क्या है। तो हमें क्या करना है, हमें इस लॉजिक को पढ़ना है, यानी उस एक्चुअल साइंस को पढ़ना है जिससे स्टेटमेंट्स बनते हैं, जिससे फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारे सामने आती है। अब ये सारी चीजें हम लोगों को एक तरफ हिंट करती है कि क्या लॉजिकल रीजनिंग थ्योरेटिकल होती है, तो बिल्कुल सही जवाब। जो लॉजिकल रीजनिंग है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप लोग थ्योरेटिकल वे में ही पढ़ते हो, या आप कह सकते हो कि थ्योरेटिकल वे के अंदर जो लॉजिक्स लिखे होते हैं उन्हें हम किस तरीके से इंटरप्रेट करके उसमें से रीजन निकाल सकते हैं, यही लॉजिकल रीजनिंग का पूरी कहानी होती है। लॉजिकल रीजनिंग को अगर हम लोग डिफाइन करें तो अब हम उस बेहतर रूप में इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक मेथडली प्रोसेस है जो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अराइव टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। यहाँ पर हमारा रैशनल और सिस्टमैटिक अप्रोच हम अप्लाई करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड दैट कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है किसी भी चीज के ऊपर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट की मैंने यहाँ पर बात करी, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आप लोगों के पास में बनता है। ऑल्दो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, पीपीसीज को हम लोग बोलते हैं, प्रेमाइसेस होते हैं हमारे पास में और उनके बिहाफ पे कुछ कंक्लूजन्स होते हैं। ये सारी कहानी तो खैर आप अंदर पढ़ोगे, आज ओवरव्यू देने का मेरा मोटिव था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास में एक प्री कंडीशन होती है और उसके बिहाफ पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, और उस कंक्लूजन के बिहाफ से हम लोगों को एक लॉजिक समझ में आ जाता है कि अच्छा अच्छा ये इसका एक्चुअल लॉजिक है और ये इसका रीजन है कि क्यों इसका आंसर ये हुआ या क्यों इसका लॉजिक हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी कहानी आप लोगों की लॉजिकल रीजनिंग में रहती है। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो जो लॉजिकल रीजनिंग है वो लॉजिक पर डिपेंड करती है, जो कि फिलॉसफी और साथ ही साथ मैथमेटिक्स दोनों को ही कंसर्न करती है। साथ ही साथ जो लॉजिक है ये आप लोगों का स्टडी है वैलिड रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग का अगर मैं बोलूं कि एक बिगर पिक्चर में नाम देखा जाए तो वो वैलिड रीजनिंग भी होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में आप लोगों की साइंस को स्टडी करता है कि किसी भी चीज का क्या रीजन है, एक प्रॉपर या रीजनेबल वे ऑफ थिंकिंग हम इसे बोल सकते हैं, राइट। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, बट हम अगर अब आ जाए हमारे कोर्स पे, पहले मेरा उम्मीद थी कि मैं आपको ये समझा सकूं कि लॉजिकल रीजनिंग होता क्या है, कैसे अलग होता है वर्बल या नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि लॉजिकल रीजनिंग होता क्या है। अगर हमको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तब हमको समझना है कि लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स कैसे बनता है, क्या कोर्स के अंदर होता है, ये सारी कहानी समझते हैं। तो कोर्स पे आ जाते हैं और जल्दी से समझते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के हैं 3 टाइप्स, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग और अबडक्टिव रीजनिंग। ये 3 टाइप से आपका लॉजिकल रीजनिंग डिवाइडेड होता है। याद रखिएगा, आप लोगों का जो नेट एग्जाम है उसके अंदर इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कितने टाइप्स का होता है, क्या मतलब होता है, अबडक्टिव का डेफिनेशन क्या होती है, ये क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपके पास में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और उस यूनिवर्सल ट्रूथ से आप एक स्पेसिफिक ट्रूथ की तरफ आ गए हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिड्यूस करना। हमने एक लॉजिक को डिड्यूस किया है, हमारे पास में एक यूनिवर्सल लॉजिक था, उस यूनिवर्सल लॉजिक से हम लोगों ने एक स्पेसिफिक लॉजिक निकाल दिया है, दैट इज कॉल्ड एज डिडक्टिव लॉजिक। वेयर एज अगर मैं उल्टा करूं तो यानी कि मेरे पास में एक स्पेसिफिक लॉजिक था, उसको मैं एक यूनिवर्सल वे के अंदर क्या कर दूं, जनरलाइज कर दूं, यानी कि स्पेसिफिक से जब यूनिवर्सल की तरफ मैं चली जाऊं, इसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव। जैसे कि आप लोगों के पास में नॉन वर्बल सीक्वेंसेस होते हैं, नंबर सीक्वेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें जो आप लोग पढ़ते हो ये नॉन वर्बल वगैरह ये सारी की सारी इंडक्टिव के अंदर आती है। बेसिकली आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपके पास में नंबर सीरीज के अंदर कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं 12, 13, 14 और अगला पूछा होता है कि बताइए अगला क्या होगा। तो आपने क्या किया है, आपने देखा यार +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, मतलब कि पूरी सीरीज में +1 ही हो रहा होगा, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चले गए। ये फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये होती है आपकी इंडक्टिव रीजनिंग। वेयर एज अगर मैं अबडक्टिव रीजनिंग की बात करूं तो वो इन दोनों का ही अलग फॉर्म होता है, थोड़ा थोड़ा इंडक्टिव जैसा होता है बट एक्चुअल इंडक्टिव जैसा नहीं होता है। वेयर एज अगर डिडक्टिव के एग्जाम्पल की बात करूं
तो जो डिडक्टिव है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिलॉजिज्म। आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि सिलॉजिज्म में कौन सी रीजनिंग यूज होती है या क्या होता है सिलॉजिज्म। तो सिलॉजिज्म होता है जिसके अंदर हमको स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, उन स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे हमको कंक्लूजन निकालना होता है। वैसे ये सारी कहानी मैं अभी आपको 1 मिनट के अंदर पूरी समझाऊंगी। फिलहाल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को दिखने से लग रहा होगा कि मैम ये नॉन वर्बल का पार्ट है, बट एक्चुअली में ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को एक पजल दिया हुआ है और उस पजल के अंदर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है ना, क्या यहाँ पर आने वाला है। सो बेसिकली आप क्या लगाओगे, यहाँ पर आप लगाओगे लॉजिक, उस लॉजिक के बिहाफ पे कोई ना कोई एक रीजन ढूंढोगे और रीजन ढूंढने के बाद आप बताओगे कि यहाँ पर क्या आंसर आया है। अब जो लॉजिक है वो सबके लिए एक होगा, बट जो रीजन है वो सबके लिए डिफरेंट होगा, बिकॉज इट इज पर्सनल ओपिनियन। होपफुली क्लियर होगा लॉजिक वर्सेस रीजन क्या चल रहा है। आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगली क्लास में जरूर आप लोगों से डिस्कस करूंगी। फिलहाल आ जाते हैं हम लोग अबडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। अबडक्टिव रीजनिंग जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है, जो कि मैंने जैसा कहा कि इंडक्टिव रीजनिंग जैसा ही होता है। अबडक्टिव मतलब क्या होता है, जो गेस वर्क पे काम करता है। अबडक्टिव का मतलब ही होता है गेस करना। तो ये जो रीजनिंग है ये बेस्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है बेस्ट तरीके से डिफाइन करती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग को, क्योंकि इसका काम ही है गैस करना, है ना। और ये गैस करके यानी कि अनुमान लगा के आप लोगों के सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज लिखता है और उसके अकॉर्डिंग एक लॉजिक डिराइव कर लेता है। आप लोग जब लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते होंगे किसी किताब के अंदर, कोई कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, चाहे वो कैट एग्जाम हो, चाहे वो नेट एग्जाम में पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, आपने कभी कोई किताब खरीदी है तो लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। भाई स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाला पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इसी पर बेस्ड होता है। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक वही होता है, कौन सा इम्प्लिसिट है, कौन सा एक्सप्लिसिट है, कौन सा फॉलो करता है, कौन सा फॉलो नहीं करता है, ये सारी चीजें निकालना जो है ये डिफिकल्ट टास्क होता है। ये बिल्कुल भी आपके नॉर्मल वाली रीजनिंग जैसा नहीं होता है। दिस इज अ टीडियस टास्क, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक्स लगते हैं जी, और वो लॉजिक्स जो है वो हमने बचपन से ज्यादातर लगाए नहीं है। यूजुअली हमको आदत है रीजन लगा के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने की, बट ये वाली रीजनिंग थोड़ी अलग होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अबडक्टिव रीजनिंग वो टाइप की रीजनिंग होती है। तो आई होप समझ में आएगा। अजम्पशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये वाले होते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके के टर्म्स गिवन होते हैं आपको। मेजर प्रेमाइज गिवन होता है, माइनर प्रेमाइज गिवन होता है, फिर कंक्लूजन गिवन होता है। फिर आपको बताना होता है कंक्लूजन कैसे फॉलो किया, कैसे फॉलो नहीं किया, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए हमें जो पढ़नी है चीजें वो आप लोगों को जल्द से जल्द खत्म करनी है, क्योंकि जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो कॉन्सेप्ट आप जितनी अच्छे से फर्मली अच्छे से समझ के अब एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा आपका प्रैक्टिस रहने वाला है। तो ये कुल मिला के आप लोगों के कुछ यूनिट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। यानी कि यूजीसी नेट स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो आपकी अरेंजमेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, रैंकिंग एंड ऑर्डर पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन आप लोगों से पूछा जाता है, स्टेटमेंट अजम्पशन आप लोगों से पूछा जाता है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट आप लोगों का हो जाता है, असर्शन रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग नहीं, ये कंप्लीट पेपर 1, इनफैक्ट आपके पेपर 2 में भी पूछा जाता है। एक असर्शन गिवन होता है, एक आपके पास में पॉजिटिव अफर्म स्टेटमेंट गिवन होता है, उसका रीजन गिवन होता है, बताना होता है कि फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है, या दोनों ही ट्रू है दोनों ही फॉल्स है, अगर दोनों ट्रू है तो क्या रीजन फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। देन आप लोगों के अरेंजमेंट में एक और टाइप आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, क्लॉक्स एंड कैलेंडर हो गए, कनेक्टिविटीज हो गई, एनालॉजीज हो गई, डायरेक्शन सेंस को डायरेक्ट सेंस बोला है, पजल हो गया, आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल सीक्वेंसेस, नंबर सीरीज, सिलॉजिज्म, ये सारी चीजें तो होती ही है। साथ ही साथ आप लोगों का स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी इसी के अंदर आता है, और आप लोगों का कंप्लीट जो अनुमान है ना, अनुमाना यानी कि इन्फेरेंस, ये जो है ये कंप्लीट आप लोगों का सिलेबस यहाँ पर होता है। एक बार मैं आप लोगों को एक्चुअल सिलेबस दिखाती हूँ कि ये आपका एक्चुअल सिलेबस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टडी ऑफ आर्ग्यूमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का यही है। इसके बाद आता है आपका इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, डिफरेंस क्या होता है, एनालॉजीज आ गया, वेन डायग्राम आ गया, इंडियन लॉजिक आ गया जिसमें प्रमाण आप लोगों के आते हैं, और फिर आ गया आप लोगों का इन्फेरेंस यानी स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेरेंस, लॉजिक ऑफ इन्फेरेंस, क्या काम होता है, कैसे होता है, ये सारी कहानी आ गई। बट मैम ये तो हमने भी देखा है, इसमें आपने क्या बताया, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ एक स्पेशल अप्रोच। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सारी जो कहानी होती है मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ वो शुरू कहाँ से होती है। सारी की सारी कहानी शुरू होती है जी स्टेटमेंट से। क्या बोल रही हूँ, सारी की सारी कहानी शुरू होती है स्टेटमेंट से। और ये जो आप लोगों का स्टेटमेंट होता है ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, और मैं हमेशा बोलूंगी कि ये हमेशा जी गॉड है जी।
ये कभी गलत नहीं हो सकता, ये हमको हमेशा सही मानना है, 100% सही मानना है। अब आप लोगों का यहाँ से ना बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आप लोगों का कोर्स ऑफ एक्शन का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट के साथ में आप लोगों का अजम्पशन का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। स्टेटमेंट के साथ में आप लोगों का आर्ग्यूमेंट का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। कंक्लूजन का एक क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे फिलहाल तो आप लोगों का स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है ना। आप लोगों के एग्जाम में देखो, बैंकिंग एग्जाम में कॉज एंड इफेक्ट एंड कॉज एंड रिजल्ट भी आता है, हमने अभी तक एग्जाम के अंदर आपके देखा नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना भी करते हैं तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। एक और चीज मेरी तरफ से यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, दैट इज इन्फेरेंस, दैट इज इन्फेरेंस। देखिए जी, मैं आप सभी को बताती हूँ सीन क्या रहने वाला है। आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल रीजनिंग पढ़नी है, ये तो हमको समझ में आ गया, बट थ्योरेटिकल रीजनिंग को पढ़ने का भी एक मैथमेटिकल तरीका होता है जो आप लोगों के लिए बहुत आसान और अप्रोचेबल होता है। आपको बस ये समझना है कि आप लोगों को कोई भी एक स्टेटमेंट गिवन होगा, स्टेटमेंट कुछ भी गिवन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा नाम अदिति है, बस ये भी एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको आपको 100% गॉड मानना है। इसके साथ में आते हैं आप लोगों के पास में कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आपको स्टेटमेंट गिवन होता है और उसके नीचे गिवन होता है कोर्स ऑफ एक्शन। ये जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है ये बेसिकली बेस्ड होता है इस स्टेटमेंट पर। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम सिनेरियो दिया जा सकता है, कोई भी एक प्रॉब्लम सिनेरियो दिया जा सकता है कि अगर आपके पास में ये प्रॉब्लम आती है तो बताइए कि आप इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। देन आपके पास में स्टेटमेंट गिवन होता है और फिर आपके पास में आता है अजम्पशन, और ये जो अजम्पशन है इसमें तो बिना मतलब का कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, बिल्कुल रैंडम स्टेटमेंट दिया होता है, उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर अजम्पशन दिए होते हैं कि बताइए जी कि जो है कल बारिश हुई थी, तो क्या आज भी बारिश होएगी कि नहीं बारिश होएगी, कि परसों बारिश होएगी कि नहीं बारिश होएगी, वेदर फोरकास्टिंग ने ये कहा है तो क्या आपको लगता है कि ऐसे होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इस तरीके के रैंडम स्टेटमेंट्स और रैंडम अजम्पशंस आपके सामने आते हैं एंड यू हैव टू टेल कि फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है। इसके लिए मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक रूल वाला वीडियो बनाऊंगी जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। फिर आप लोगों के पास में आता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट जो जैसे मैंने कहा आप लोगों को आर्ग्यूमेंट कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी वाइज आप पढ़ेंगे जो कि प्रेमाइसेस और कंक्लूजन की पूरी कहानी आप लोगों को समझाता है। देन आता है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन। देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट इन्फेरेंस कई जगह पर आप लोगों को लगेगा कि ये तो सेम चीज होती है, क्योंकि कंक्लूजन मतलब भी सेम ही चीज होती है, किसी चीज को कंक्लूड करना, कोई लॉजिक लगा के किसी चीज को कंक्लूड कर देना, इसको भी बोलते हैं। और मैम इन्फेरेंस का मतलब भी यही होता है। देखिए इन्फेरेंस और कंक्लूजन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन्फेरेंस को हम हिंदी में कहते हैं अनुमान लगाना, और ये जो अनुमान लगाना है इसका मतलब है किसी चीज पर आइडिया लगाना। जब हम लोग इंडियन लॉजिक पढ़ते हैं तो उसमें भी आपका सिक्स्थ प्रमाण जो होता है वो आप लोगों का यही होता है, अनुमान लगाना। तो जो इन्फेरेंस है वो अलग चीज है, कंक्लूजन जो है वो अलग चीज है। कंक्लूजन हम डिडक्टिव या इंडक्टिव तरीके से लगाते हैं, यूजुअली डिडक्टिव तरीके से लगाते हैं, वेयर जो आप लोगों का इन्फेरेंस है वो हम लोग कैसे लगाते हैं, वो हम लगाते हैं अबडक्टिव वे के अंदर। सो होपफुली डिफरेंस क्लियर होगा। ये जो सारी कहानी मैं कह रही हूँ ना, इसमें से भी बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। सो अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो लॉजिकल रीजनिंग, तो सिंपल तरीके से एक चीज याद रखना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। लॉजिकल रीजनिंग में आप सबसे पहले समझो कि ये प्रपोजिशन क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाती है ना कि ये प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन और कुछ भी नहीं है, एक तरीके का डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, बस इतना याद रखिए। ये जो प्रपोजिशन है इसकी आप लोगों को कैटेगरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है जी? कैटेगरी। अब ये जो कैटेगरी होती है प्रपोजिशन की, इसे हम लोग बोलते हैं कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, यानी कि जो आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग है उसमें मुझे स्टडी करनी है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। खत्म बात। ये जो कैटेगरीज होती है यानी कि आप लोगों की दुनिया के जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से पार्ट के अंदर? एक होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। क्या होता है जी? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। एक मेरे पास में होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, एक मेरे पास में होता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और एक मेरे पास में होता है पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है ना। ये यूजुअली इनके टर्म्स होते हैं जिनको हमको समझाना होता है जी। ऑल हो गया, नो हो गया, सम हो गया, सम नॉट। किसी भी स्टेटमेंट में ऑल दिखे तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया, नो दिखे यूनिवर्सल नेगेशन हो गया, पर्टिकुलर अफर्मेटिव पर्टिकुलर नेगेशन। आप लोगों से ये पूछा जाता है, ये कुछ और नहीं, मैं आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का डायग्राम ही बता रही हूँ जिसके अंदर आप लोगों का ए, ई, आई और ओ ये होता है, राइट। तो ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, राइट। और जो आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो यही है, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का ही एक सबसेट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जी आर्ग्यूमेंट।
क्या पढ़ते हैं जी? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट और कुछ भी नहीं है, 3 स्टेटमेंट्स को क्लब कर दिया है। वो 3 स्टेटमेंट्स अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। 2 इसमें से होते हैं प्रेमाइसिस, 2 या 2 से ज्यादा प्रेमाइसिस या प्रपोजिशंस बोल दो, और उनके बिहाफ पे हमारे पास में गिवन होता है एक कंक्लूजन। तो जब आपके पास में प्रेमाइसिस और कंक्लूजन इन दोनों की जोड़ी बन जाए, जो कि प्रेमाइसिस के बिहाफ पर ही आपने निकाला है, तब उसे हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। प्रेमाइसिस कैसे हो सकते हैं? कैटेगरिकल डिवाइडेड हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। दुनिया के हर स्टेटमेंट 4 तरीके के कैटेगरीज में ही फॉल करते हैं जी। और जो ये सारी कैटेगरीज है, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट में आ जाती है। और इन स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट को डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। सो होपफुली अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कंक्लूड मैंने कर दिया होगा कि कैसे आपको पढ़ना है। वैसे लॉजिकल रीजनिंग का एक और टाइप है जो आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हो। थियोरेटिकल पार्ट तो इतना भी है, इसके अलावा इंडियन लॉजिक पे भी मैं आऊंगी, बट एक और पार्ट है जो आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हो, वो है लॉजिकल रीजनिंग का क्लब विथ मैथमेटिकल रीजनिंग। यानी कि आप लोग लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले पढ़ सकते हो वेन डायग्राम, जो मुझे लगता है कि काफी अप्रोचेबल है और इजी भी है। वेन डायग्राम और कुछ नहीं होता है, अगर आपको पता हो तो यूलर डायग्राम का ही सबसेट होता है, जिसमें ऑल पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन 2 पीपल और 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर गिवन होते हैं। दिस इज नथिंग बट योर यूलर डायग्राम इज ऑल अबाउट। वेन डायग्राम आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारे मैथमेटिकल या प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं जो आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हो। देखो सिलॉजिज्म जो है ना, वो ऑल दो आप लोगों का थियोरेटिकल पार्ट होता है, बट इसको भी आप प्रैक्टिकल वे के अंदर पढ़ सकते हो। देन आप लोगों का स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी इसके अंदर आप लोग पढ़ सकते हो। ऑल दो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग ब्लड रिलेशन या डायरेक्ट सेंस पढ़ लेते हैं, डायरेक्शन सेंस हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर ही हम लोग क्लॉक पढ़ लेते हैं, है ना, कैलेंडर पढ़ लेते हैं। देन हम लोग यहाँ पर क्यूब एंड डाइस पढ़ते हैं। तो ये सारी कहानी अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो भी आप लोगों का काफी सारा पार्ट यहाँ पर कवर हो जाता है। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि प्रैक्टिकल वाले पार्ट को पहले करें या फिर हम लोग थियोरेटिकल। मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिकल पार्ट पहले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बचपन से सीखते आ रहे हो, ये आप लोगों के लिए ज्यादा आसान है रेदर देन थियोरेटिकल वाला पार्ट। और थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में क्या करके आते हो यही मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों का, तो एक टॉपिक ऐसा है इसके अंदर जो मुझे लगता है बहुत सारी प्रैक्टिस डिमांड करता है, बट आप लोगों के लिए एक फायदा यह है कि आपसे ज्यादा डिफिकल्ट पजल्स नहीं पूछी जाती है। सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग ऑर्डर और पजल, ये जो सारी की सारी कहानियां हैं, ये बहुत बेसिक और बहुत सिंपल पूछी जाती है। बस आपको इसका तरीका आना चाहिए कि कैसे पजल सॉल्व करते हैं। 4 लोग हैं, सर्किल में बैठे हैं, टेबल में बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सर्किल के अंदर देख रहे हैं, सर्किल के बाहर देख रहे हैं, एक इसके लेफ्ट में बैठा है, एक इसके राइट में बैठा है, सेकंड टू लेफ्ट बैठा है, सेकंड टू राइट बैठा है। इस तरीके के क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आपको पूरा अरेंजमेंट बना लेना है। अरेंजमेंट बनाने के बाद में जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, लॉजिकल रीजनिंग का किंग है स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया तो आप कोई से भी टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, चाहे वो कोर्स ऑफ एक्शन हो, आर्ग्यूमेंट हो, अजम्पशन हो, कंक्लूजन हो, इन्फरेंस हो, कुछ भी हो, आप उसे सॉल्व कर लोगे। यहां तक कि ये सारी चीजों में भी अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सिलॉजिज्म और कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का ही एक पार्ट होता है, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ा होगा, मूड्स ऑफ फिगर। कोई भी एक स्टेटमेंट आप लोगों को अगर मैं लिख कर दे दूं, जैसे कि ऑल आर प्रेजेंट इन क्लास, या मैं बोलूं ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास, ऐसे मैं लिख कर दे दूं आप लोगों को, तो देखो ये ऑल जो है ये कैटेगरी बता रहा है कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है जी। आप लोगों का जो क्लास है वो आपको कुछ और बता रहा है, प्रेजेंट कुछ और बता रहा है, स्टूडेंट्स कुछ और बता रहा है। बेसिकली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की स्टडी हम लोग करते थे इंग्लिश में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को लेके आना है। तो आप लोगों से मेजर टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म किस तरीके से रिलेटेड है, क्या इन दोनों के बीच की मिडल टर्म है, ये सारे रिलेशंस आप लोगों से निकलवाए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉलो करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों से पूछे जाते हैं। सो होपफुली आप लोगों को ये सारा पार्ट समझ में आया होगा कि लॉजिकल रीजनिंग का जो पूरा एक पार्ट है वो कैसे डिपेंडेंट है स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये सारा स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। एक पार्ट आता है जो इस स्टेटमेंट को कहां से हम लेके आए वहां से लेके आता है। अभी मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि जो आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग है, इसका दूसरा नाम है जी क्या, इसका दूसरा नाम है वैलिड रीजनिंग। और ये वैलिड रीजनिंग कहां से आती है, ये वैलिड वर्ड आता है ट्रूथ से।
और ये ट्रुथ कहाँ से आता है? ये आता है जी नॉलेज से। नॉलेज ही हमारे लिए ट्रू चीज है। तो ये जो ट्रुथ है, ये जो नॉलेज है, ये हम कैसे फाइंड आउट करें हैं, इसका पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है वो है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक या जो फैलिसीज हम लोग पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि आप लोगों के पास में जो ये स्टेटमेंट आया, ये कहाँ से आया, आपने ये जो नॉलेज है ये कहाँ से डिराइव करी, कौन कौन से मीन्स हैं जिनसे आप नॉलेज डिराइव कर सकते हो, जैसे जो 6 प्रमाण आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, तो कहाँ से लेके आए, है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्टेटमेंट भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो वो जो 6 टाइप के प्रमाण हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो मीन्स ऑफ नॉलेज है कि आप ये स्टेटमेंट लेके कहाँ से आए, ये वैलिड रीजनिंग लेके कहाँ से आए हो। तो ये है आपका पूरा इंडियन लॉजिक। इस इंडियन लॉजिक के अंदर जो हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं ना कि स्टेटमेंट जो है, उन स्टेटमेंट में ही कुछ गलतियां होती है, स्टेटमेंट के लॉजिक में ही कुछ गलती होती है। तो अगर लॉजिक में ही गलती है ना, तो उस लॉजिक की गलती को हम लोग बोलते हैं फैलिसी। इसमें हम लोग इंडियन वे में भी फैलिसी पढ़ते हैं और ब्रिटिश वे में भी फैलिसी पढ़ते हैं, हमें दोनों ही टाइप की फैलिसी पढ़नी होती है। तो जो ब्रिटिश टाइप की फैलिसी हम लोग पढ़ते हैं वो आप लोगों की यूनिट है जो नीचे नीचे लिखी है ना, फैलिसीज। तो वो फैलिसीज आप लोगों से पूछी जाती है कि स्ट्रॉमैन फैलिसी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसी सारी। और आप लोगों का जो इंडियन फैलिसीज है, इंडियन वाला जो लॉजिक था ना, इंडियन लॉजिक, उसमें अगर कोई लॉजिक में प्रॉब्लम आ जाती है, रीजन ही गलत हो जाता है, रीजन में ही कुछ फॉल्ट आती है, तब हम उसे बोलते हैं हेत अभ्यास। बेसिकली आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत हिंट और दूं, ठीक है ना, देखो सीन ऐसा है यहाँ पर कि अगर मैं ये पढ़ाने लगूँ ना तो ये एक बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है और मैं पूरा पूरा चीजें आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ यहाँ पे। बट अगर आप लोगों ने थोड़ा सा समझो ना इस चीज को, तो आप लोगों का 3 टर्म है जिसके ऊपर ये स्टेटमेंट लिखा था, जैसे मैंने अभी बोला भी था, है ना, मेजर, मिडल और माइनर। ये 3 चीजों से मिलके ये सारी चीजें बनी है। तो जो आप लोगों का मिडल टर्म होता है ना, यही होता है आपका कनेक्टिंग टर्म, और इस कनेक्टिंग टर्म को हम लोग बोलते हैं हेतु। तो बेसिकली यही है जो रीजन आप लोगों को देता है, इसको हम लोग कनेक्टिंग या कैंसिलिंग टर्म भी बोलते हैं। ये आप लोगों के मेजर और माइनर स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। अब बात ऐसी है, ये जो होता है इसे कहते हैं हम लोग हेतु, और इसके अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाए, ये कैंसिलिंग टर्म है, रीजनिंग में कोई फॉल्ट आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं हेत अभ्यास, है ना। ये सारी कहानी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। इंडियन फैलिसीज के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं हेतुअभ्यास कि किस तरीके से किसी भी एक स्टेटमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, स्टेटमेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें क्योंकि संस्कृत से डिराइव की है, क्योंकि हमारी इंडियन मीन्स ऑफ नॉलेज संस्कृत से आई है, तो वर्ड्स यहाँ पर थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। बट अगर आप चार्ट बना के एक टेबल बना लो ना इस चीज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे याद करना ज्यादा आसान है, रादर देन आप लोगों का ये जो कंप्लीट पार्ट मैं बता रही हूँ ना, स्टेटमेंट वाला पार्ट, इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक्चुअली में लॉजिक लगाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। वेयर एज इंडियन लॉजिक वाला पार्ट या ये सारी पार्ट को आप एक बार कॉपी में लिख लो, याद कर लो, सर्टेन क्वेश्चंस ही आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते वहां से, हाँ, बट प्रोबेबिलिटी वहां की ज्यादा है, ज्यादातर क्वेश्चंस वहां के आप लोगों के पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, अगर कुछ सालों से हम देखें तो। सो बेसिकली आपकी थ्योरी है कहाँ से आती है, तो देखिए आपका परमाता होता है, यानी कि कौन नॉलेज, कौन नोअर है, ठीक है ना, किसके पास में नॉलेज है। प्रमेय होता है आप लोगों के पास में, ठीक है ना। देन आपके पास में प्रमाण होता है, प्रोसेस ऑफ नोइंग, जैसे मैंने कहा, और प्रमति होता है, जो नॉलेज हम लोगों ने अचीव करी है, किससे, प्रमाण से। तो बेसिकली ये सारी कहानी है जो आप लोगों की इंडियन लॉजिक के अंदर पढ़नी आपको रहती है। टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मैंने कुछ चीजें भी यहाँ पर लिखी है, ये 6 टाइप के प्रमाण जो आप लोगों के हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है, और इसमें जैसा मैंने कहा अनुमान, इन्फेरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहता है। इस इन्फेरेंस को ही हम लोग पढ़ते हैं हेतुअभ्यास के अंदर और ज्यादा डिस्क्राइब करके, जो कि आप लोगों की लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस का लास्ट यूनिट है ना, वो भी यही है, ठीक है जी। सो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। एक डायग्राम आप लोगों को छोड़ के जा रही हूँ, वैसे तो मैंने इस पीपीटी में बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लगा दी है नोट्स फॉर्म में, जो आपके हेल्प कर सकता है। ये चीज याद रखिएगा, आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर है इंडक्टिव और डिडक्टिव, 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट होते हैं, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, साउंड क्या होता है, अनसाउंड क्या होता है, कोजेंट क्या होता है, अनकोजेंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है, राइट। बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए एक वीडियो के थ्रू समझा सकूं कि आप कैसे ट्रिक्स लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं बहुत जल्दी इस चैनल पर लेके आने वाली हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, अप्रोच क्या है, ये समझ में आएगी, और जो भी स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं या इस सिर्फ एक जनरल व्यू लेके जाते हैं, वो थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होकर लॉजिकल रीजनिंग को इस वीडियो के बाद पढ़ पाएंगे। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर पिन कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ एक नई यूनिट। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अच्छा लगा। ओके गाइस, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।